हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 6 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन उसे डिस्कस करने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। वो ये कि आपके जीवन में या फिर आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, इसमें सबसे ईमानदार दोस्त आपका कौन है? तो आप थोड़ा सा सोचिए और सोच के आप हमें जवाब दीजिए। वैसे तो हम आपसे लाइव इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जवाब होना चाहिए आपका धैर्य, यानी कि पेशेंस। आप थोड़ा सा इस पर गौर करिए। जब हम पेशेंस की बात करते हैं यानी कि धैर्य की बात करते हैं, तो यूपीएससी के जर्नी में या फिर आपके पूरे जीवन की जो जर्नी है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके सफलता प्राप्त करने की गति को। भले ही वो स्लो कर दे, लेकिन जो चांसेस है टू अचीव द सक्सेस इन लाइफ, वो आपको बढ़ा देता है। और वैसे भी व्यक्ति को धैर्यवान होना ही चाहिए। और चूंकि आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो दिस एग्जाम रिक्वायर्स पेशेंस, और ये आपका जिंदगी भर साथ देगा। आपके हर कठिनाई और दुख को शांति से झेलने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यही आपका सच्चा मित्र है। ये आपको समझना है, और आप जितना अच्छे से और जितना जल्द इस बात को समझ जाएंगे, आपकी समस्याएं धीरे धीरे शांत और नतमस्तक होने लग जाएंगी। तो ये आप विचार करें इस बात पर कि क्या सचमुच में धैर्य हमारा ईमानदार एंड दूरगामी साथी है या नहीं है। ये जरूर आप सोचें। सो नाउ अब हम आते हैं अपने आज के डिस्कशन के ऊपर। और जो हमारा पहला आर्टिकल है वो ये कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये वेब इनेबल्ड नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। और इस सिस्टम के तहत जो आपको सिंगल ऑपरेटिंग पिक्चर एलोंग विथ जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, वो प्रदान की जाएंगी फॉर मैनेजिंग द डिजीज आउटब्रेक्स एंड रिलेटेड रिसोर्सेज। ये सब क्यों की जा रही है? आपको भी पता है, ये सब इसलिए की जा रही है कि ये जो आपका कोविड-19 पेंडेमिक है, इन्होंने दुनिया भर के देश और सरकारों के आंखें खोल दी है। एंड बड़े से बड़े देश इसको कर्व करने में असक्षम हो गए हैं। तो इसीलिए अब धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाह रही है, खासकर मॉनिटरिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है। इसलिए इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लेकर आ रही है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका बेसिस होगा बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड अगर हम बात करें IHIP के बारे में, तो ये नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन कह सकते हो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम का, है ना। एंड ये आपका वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म होगा एंड इज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उसको भी ये फुलफिल करता है, जिसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस। एंड अगर हम बात करें NDHM की, यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की, तो ये आपका वॉलेंटरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है। एंड इसका एम ये है कि जो गैप है एमंग द स्टेक होल्डर, जैसे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सिटीजन्स हैं, इन सब के बीच जो गैप है उसे रिड्यूस किया जाए बाय कनेक्टिंग देम इन एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आज कल आप जो है डॉक्टर कंसल्टेशन एप्स देखते हो, तो ये सब क्या है? ये सब जो है गैप को कम करने के लिए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि अगर कोई गांव में भी व्यक्ति बीमार हो, तो जो बड़े से बहुत बड़ा शहर में जो डॉक्टर स्थित है, उसे कंसल्टेशन प्रदान कर सके। तो ये सब आपका सिस्टम अंडर द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत किया जाता है। एंड अगर हम ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव की बात करें ऑफ दिस सिस्टम, तो देख सकते हो इंटीग्रेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन किए जाएंगे सर्वेलेंस एक्टिविटीज का थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेलेंस यूनिट एट द सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएंगी स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर्स को, एज वेल एज रैपिड रेस्पॉन्स टीम को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीज सर्वेलेंस। एंड we will be having the information communication technology, so that जो real time डाटा है डिजीज आउटब्रेक्स के या कोई भी डिजीज रिलेटेड डाटा है, उनका त्वरित
डिसमिनेशन किया जा सके एंड along with a strengthening of public health laboratories। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो जाहिर सी बात है इट विल एड एंड इनेबल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इट विल एबल टू हेल्प इन ट्रैकिंग 33 डिजीजेज। पहले ये 18 डिजीजेज को ही ट्रैक किया जाता था, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। एंड आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी उससे भी इनिशिएट किए जा सकेंगे, एज वेल एज मॉनिटर किए जा सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर। एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कह सकते हैं एंड स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत, क्योंकि इस प्रकार के इनिशिएटिव जाहिर सी बात है जो हमारे कैपेबिलिटीज है डिजिटल सेक्टर में, खासकर जो आपका मेडिसिनल सेक्टर है उसको बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है वी आर बिकमिंग आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत एंड स्वास्थ्य नहीं स्वस्थ भारत। एंड बात करें इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम की, तो ये जो प्रोग्राम है 2014 में लॉन्च की गई थी और ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस भी इसमें कंट्रीब्यूट किया था। याद रखना है आपको, IDSP प्रोग्राम लॉन्च इन 2004 विथ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस, ये प्रॉपर तरीके से आपको याद होने चाहिए। एंड इट एम्स टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन डिसेंट्रलाइज्ड लैबोरेटरी बेस्ड IT enabled diseases surveillance system for epidemic prone diseases to monitor the disease trends and to detect and respond to the outbreaks in early rising phase through trained rapid response team। तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT enabled diseases सर्वेलेंस सिस्टम, उसको स्ट्रेंथन करना है एंड टू मॉनिटर डिजीज ट्रेंड्स एज वेल एज टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू आउटब्रेक्स इन अर्ली राइजिंग फेज थ्रू ट्रेंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम। तो ये हमने बात की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, और प्रीलिम्स के लिए आपका नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए और खासकर ये जरूर पता होनी चाहिए ये वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है। और कुछ अन्य बातें आपको याद ये रखनी है कि ये आपके जो IDSP है ये 2004 में लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से, ये पता होना चाहिए। So let's move to our second article. It is appoint CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर सून। ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा इसलिए गया है क्योंकि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो अपॉइंटमेंट की बात करता है ऑफ ए रेगुलर डायरेक्टर ऑफ CBI in accordance with the section 4A of the Delhi Special Police Establishment Act 1946। क्योंकि आपको भी पता है CBI आपका गवर्न होता है बाय द प्रोविजन ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। एंड इससे पहले बेसिकली CBI को इंटरिम या एक्टिंग CBI डायरेक्टर के रूप में सेंटर ने तैनात कर रखे हैं, तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनको बेसिकली सेक्शन 4A के अनुसार CBI डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए। एंड अगर हम बात करें सेक्शन 4A ऑफ दिस DSPE, तो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट डायरेक्टर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ, इसको अच्छे से याद रख लेना है ना। तो सेक्शन 4A ऑफ द DSPE बेसिकली सेज सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली बात तो यही याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे किसको, डायरेक्टर को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो आपका चेयरमैन होगा इस कमिटी का, एंड वी विल बी हैविंग लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। याद रखना है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, या फिर अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है यानी कि रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं, देन द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा, वो आपका लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में इस कमिटी में बैठेंगे। एंड वी विल बी हैविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो अच्छे से पता होना चाहिए ये 3 बॉडी में ये पर्सन इनकॉर्पोरेट होंगे जो रिकमेंड करेगा CBI डायरेक्टर के नाम, और अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगा। तो कौन कौन हो गया, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा द सेकंड मेंबर, एंड द थर्ड इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। एंड पेटिशनर जिन्होंने ये PIL फाइल किया था उन्होंने ये भी कहा कि जनरल डायरेक्शन यूनियन ऑफ इंडिया को आप दे दो, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को दे दो, टू मेक श्योर कि इट इनिशिएट्स एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ CBI
डायरेक्टर वेल इन एडवांस, सो दैट इस प्रकार की स्थितियां क्रिएट ही ना। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये भी जानना है कि इन अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस, सुप्रीम कोर्ट विथ रिगार्ड टू वैकेंसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में एज वेल एज स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में मौजूद थी, उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है फॉर फिलिंग अप ऑफ ए पार्टिकुलर वैकेंसी, उसको 1 से 2 महीने पहले इनिशिएट कर दिया जाए बिफोर द डेट ऑन विच वैकेंसी इज लाइकली टू अकर, सो दैट जो ट्रांसफॉर्म है या शिफ्ट है फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, जो रिटायर कर रहे हैं और जो इलेक्ट होंगे दोबारा, वो आपका टाइमली वे में हो सके। एंड अगर हम सीबीआई के बेसिक्स की बात करें तो सीबीआई डिराइव करती है अपने पावर को फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके मदद से वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है। और याद रखना सीबीआई आपका स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है। एंड डायरेक्टर जो सीबीआई का है ना, तो देख सकते हैं सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हम आईजीपी कहते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना डायरेक्टर जो सीबीआई है वो आपका रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट लाया गया था 2003 में, जिसके तहत वी हैव द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विच इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सुपरिंटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट वेस्ट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना है आपको। हाउएवर जो इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वेस्ट्स विद द सेंट्रल विजिलेंस करप्शन कमीशन। याद रखना अगर इन्वेस्टिगेशन विच आर रिलेटेड टू करप्शन या फिर ऑफेंसेस विच हैज बीन कंडक्टेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, तो इसके तहत जो पावर दी गई है वो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दी गई है। और ये भी याद रखना सुपरिंटेंडेंस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है जब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 पास की गई थी तब। एंड हमें क्या याद रखना है, तो सीबीआई के बारे में पता होना चाहिए, ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट की गई थी। एंड बेसिकली और क्या याद रखना है आपको कि सीबीआई के जो डायरेक्टर होंगे वो कैसे चुने जाएंगे, तो ये जो आपका 3 मेंबर कमिटी है और उसके कौन कौन मेंबर है, कौन चेयरमैन होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। याद रखना यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी और सीजेआई भी है, लेकिन चेयरमैन तो आपका प्राइम मिनिस्टर ही होगा। एंड ये बातें आपको याद रखनी है ना। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में 4-5 पॉइंट तो पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बॉडी हैं जिन पर क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे ही जाते हैं। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। वी हैव द मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट एंड अपहिल टास्क। ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी एनर्जी सेक्टर के ऊपर गठित की गई थी, उन्होंने ये कहा है। तो कैसे और क्यों कहा है, तो आप देख सकते हो इंडिया इज एट डेफिसिट ऑफ 83 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी against a target 175 gigawatt of renewable energy to be achieved by December 2022। तो ये बातें कही गई है कि गवर्नमेंट ने तो टारगेट रख ली थी कि बाय 2022 we will be achieving 175 gigawatt of production of energy from renewable sources, लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल जो प्रोसेस है उसमें तो ये लग रहा है कि 83 गीगावाट का कमी हमें फुलफिल करने में देखने को मिल सकती है। और इंडिया की आप देख सकते हो करंट इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आपका 93 गीगावाट ही है एज ऑफ मार्च 2021। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये डिलेज हो रहे हैं, तो आप देखो कोविड-19 ने कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को या प्रोजेक्ट के ऑप्शन से उनको इम्पेक्ट किया है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी सेट डाउन कर दी गई थी और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। सो देयर बाय ये जो डिलेज है वो हो गए, एज वेल एज अवार्ड्स एंड कमीशनिंग, इन सब में टाइम लगता ही लगता है, अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट्स जो ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रेशर झेल रहे थे। एंड वी हैव द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट रूफटॉप सोलर एनर्जी सेक्टर एंड लो टैरिफ्स विच डिस्टॉर्ट द फ्यूचर टैरिफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्कॉम्स। इसलिए डिस्कॉम्स जो है इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने से बच रही हैं, क्योंकि टैरिफ्स जो है काफ़ी लो हो जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपका डिस्कॉम्स का वो कम हो जाएगा और ऐसे में वो अपने आप को सर्वाइव करने में असक्षम महसूस करेंगे। एंड जो रिकमेंडेशंस है पीएससीज की ऑन एनर्जी, तो आप देख लो, मोबिलाइज मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड कंसेशनल लोन्स थ्रू मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एजेंसी। और इंडिया ने 2.6 लाख करोड़
का लगभग इन्वेस्टमेंट करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी में बिटवीन नाउ एंड दिसंबर 2022, तभी जाके वो अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। एंड एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस ऑफ यूजिंग सरप्लस लैंड अवेलेबल विद वेरियस पीएसयूज एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे सो दैट सोलर पार्क्स को सेटअप किया जा सके, एज वेल एज increasing the target under scheme for setting up grid connected solar PV power project by the CPUs and government organizations along with viability gap funding। viability gap funding की बात करें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को इनिशिएट तो कर दिया गया लेकिन लेट्स से कि पैसे खत्म हो गए, तो ऐसे में अगर पैसे उनके पास नहीं होंगे तो वो प्रोजेक्ट तो अटका रह जाएगा और उसमें जो इन्वेस्टर्स एसोसिएटेड है वो भी अटक जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट्स को फिर से एक्टिव करने के लिए जो फंडिंग दी जाती है उसे आप वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। एंड अन्य क्या इनिशिएटिव है तो देख सकते हो, प्रोवाइडिंग सोलर स्टडी लैब्स टू द स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड एंड रिमोट एरिया, खासकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड LW यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव है। एंड रिसेंटली जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो तो आपको ही पता है 450 गीगावाट का रखा गया था बाय 2030, तो ये तो देखा जाएगा आने वाले समय में क्या फुलफिल हो पाती है या नहीं हो पाती। और देख सकते हो स्कीम्स एंड टारगेट, वी हैव द नेशनल सोलर मिशन एंड इसके तहत 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा गया था। करंट स्टेटस आप देख सकते हो 39 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल हो सकी है। एंड वी हैव द रूफटॉप सोलर एनर्जी टारगेट 40 गीगावाट, जिसके तहत अभी 4.4 गीगावाट स्टेब्लिश हो सकी है। विंड एनर्जी टारगेट का आपका 60 गीगावाट था, जिसके तहत 37.7 गीगावाट ही एड हुआ है इन ए डिकेड, वो भी इन ए डिकेड, समझ सकते हो। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स का कंसेप्ट लाया गया था इन 2015-16 फॉर इवैक्यूएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम रिमोट लोकेशन, और टारगेट देख लो 9700 सर्किट किलोमीटर, कंप्लीट हुआ है 7365 सर्किट किलोमीटर। तो ये काफ़ी लेंथी आर्टिकल था बट बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और क्या चैलेंजेज है, क्या फैक्टर्स है जिसके कारण डिले हो रही है और क्या रिकमेंडेशंस है, ये सब के बारे में हमने जाना। और नेशनल सोलर मिशन महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स के लिए और इसको आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। क्या है बेसिकली तो स्पाइसेस बोर्ड इंडिया UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया इंक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि सिंपल एग्रीमेंट कह सकते हो फॉर ब्लॉकचेन पावर्ड सिस्टम। तो सबसे पहले बात तो हम स्पाइसेस बोर्ड के बारे में जानते हैं। ये स्पाइसेस बोर्ड का हेड ऑफिस कोची में है और ये याद रखना है आपको कि स्टेट्यूटरी बॉडी है एंड इट इज़ वन ऑफ द 5 कमोडिटी बोर्ड्स जो फंक्शन कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो 110% का न्यूज़ है, आपको याद होना चाहिए कि ये स्टेट्यूटरी बॉडी है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत वर्क करती है। तो अन्य जो 4 कमोडिटी बोर्ड्स है वो है आपका कॉफी बोर्ड बेंगलोर में, रबर बोर्ड कोट्टायम इन केरला एंड वी हैव द टी बोर्ड कोलकाता में। ये सब का हेडक्वार्टर है बेसिकली। टबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो ये सारे के सारे बोर्ड आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। एंड आप देख सकते हो इसके तहत आपको क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं, रजिस्टर्स द एक्सपोर्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स इनपुट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स। एंड यहाँ आप देख लो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड विद द एम टू बिल्ड ए ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पाइसेस टू इनहांस द ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन एंड ट्रेड। तो ये क्यों ब्लॉकचेन पावर सिस्टम लॉन्च करने का प्लान है? टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी इन सप्लाई चेन एंड ट्रेड। एंड जब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की तो क्या है, ये आपका सिस्टम कह सकते हो, खासकर डिसेंट्रलाइज प्रोसेस कह सकते हो, जिसके तहत जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो रिकॉर्ड तो किए जाएंगे बट ऑन एन ओपन एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक लेजर। दैट्स वाई ये जो किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल के बाहर हो जाती है, बिकॉज ये हर इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी इन द डाटा मैनेजमेंट अक्रॉस ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जिसमें फार्मर्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर सबके पास पता होगा कि किसने कहाँ से ट्रांजेक्शन किया है और कितने का ट्रांजेक्शन किया है, इसमें कोई घपला नहीं हो सकता। thus सिंप्लीफाइंग द सप्लाई चेन। तो जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ दिस ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस देख सकते हो, इनहांसेस द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड फैसिलिटेट सोर्सिंग ऑफ स्पीशीज for exports and for local value addition and use। साथ ही साथ it will help to connect spice farmers with the international markets as well as aid to their income। and खासकर जो
आपका पेंडेमिक है, उसके कारण जो सप्लाई चेन इफेक्ट हुए हैं उसको सुधारने का, उसको रिबिल्ड करने का एक अच्छा मौका या अल्टरनेटिव आपको ये प्रदान करेगा बाय प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड कंज्यूमर विथ ट्रस्टेड एंड सिक्योर डाटा ऑन गुड्स एंड ट्रांजेक्शन। और जब सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएंगे तो स्पाइसेस बोर्ड वो एक्सपेंड करेंगी इस टेक्नोलॉजी को या इंटरफेस को टू कवर ऑल मेजर स्पाइसेस इन रीजन्स ऑफ द कंट्री। एंड याद रखना है आपको, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, तीनों एक्सपोर्टर भी, प्रोड्यूसर भी और कंज्यूमर भी ऑफ द स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। एंड देख सकते हैं इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट क्रोज्ड ए माइलस्टोन ऑफ $3 बिलियन ड्यूरिंग 2019-20। तो याद रखना, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो स्पाइसेस बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, स्टेटरी बॉडी है, ये पता होना चाहिए। एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव ये भी पता होनी चाहिए। एंड जो बेनिफिट्स हैं ये तो पता होंगी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है इसको अच्छे से आप ध्यान जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इंडिया ब्लेंड्स रिकॉर्ड एथेनॉल विथ पेट्रोल एट 7.2%। तो देख सकते हैं न्यूज ये रही है कि फॉर द फर्स्ट टाइम एट ऑल इंडिया लेवल इथेनॉल ब्लेंडिंग वो आपका 7.2% पहुंच गया है इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ द इथेनॉल सप्लाई ईयर 2020-21। एंड देख सकते हो इथेनॉल सप्लाई ईयर की बात करते हैं तो 1 दिसंबर से काउंट किया जाता है टू 31 नवंबर। और इन द स्टेट सच एज गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ पर तो आप देख सकते हो 9.5 से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है विद पेट्रोल क्लोजर टू 2022 टारगेट। और हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में लाई थी, उन्होंने टारगेट फिक्स करा था कि 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ किए जाएंगे बाय 2030 एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल किया जाएगा इन डीजल बाय 2030। तो पेट्रोल में 20% एंड डीजल के साथ जो ब्लेंडिंग होगी वो 5% और दोनों बाय 2030। एंड आप देख सकते हो इसके अंतर्गत सब टारगेट्स भी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट माइलस्टोन इज 10% ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए विथ पेट्रोल बाय 2022, ये आपका है। एंड दिस पॉलिसी अलाउज यूज ऑफ फीड स्टॉक अदर देन मोलेसेस टू मैन्युफैक्चर इथेनॉल। तभी तो ये ब्लेंडिंग रेट जो है और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसीलिए इनको एक्सपेंड किया गया है रॉ मटेरियल्स को। And this includes sugarcane juice, damaged food grains, rotten potato core and surplus food grains। ये भी याद रखना है, surplus food grains can also be utilized for ethanol blending। यानी कि अगर FCI के पास surplus food grains है तो भी आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग के रूप में उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आपके टेस्ट पेपर में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड पॉलिसी कैटेगरीज, हाँ ये भी याद रखना, दिस नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 ये कैटेगराइज करते हैं बायोफ्यूल्स को, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल। एंड हम जानेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकेंड जनरेशन में क्या है, फर्दर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की होगी। पहली बात तो कंबशन प्रोसेस इंप्रूव होगी एंड इट विल लोअर द एमिशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड एंड गेन फॉर शुगर मिल्स एज सरप्लस शुगर केन वो कंज्यूम हो सकेंगी प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल में। एंड इम्पोर्ट रिडक्शन होगा फ्यूल का, आप देख सकते हो 100 रुपीज क्रॉस कर जाती है पेट्रोल और की प्राइसेस, तो डेफिनेटली इंपोर्ट बिल में तो रिडक्शन होगा। एज वेल एज इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड क्रिएटिंग एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन डिस्टिलरीज। तो ये बातें हो गई। अब देखो जनरेशन की बात करें तो वी हैव द फर्स्ट जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी। इसके तहत फीड स्टॉक यूज जो किए जाएंगे वो होंगे सीरियल्स में आपके राइस, व्हीट, बार्ली, कॉर्न, सोरगम ये सब हो सकते हैं, शुगर कैन, शुगर बीट ये सब हो सकते हैं ना। तो फर्स्ट जनरेशन बायोइथेनॉल टेक्नोलॉजी यूजेज फीड स्टॉक में आपके सीरियल्स कंपोनेंट शुगर बीट हो जाते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल वो प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉन फूड क्रॉप से, ये जरूर याद रखना। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स जैसे सेलुलोजिक बायोफ्यूल्स एंड वॉस्ट बायोमास, स्टॉक्स ऑफ व्हीट एंड कॉर्न एंड फूड, ये जैसे लकड़ी को लेकर, तो यह नॉन फूड क्रॉप्स है, तो उन सबको यूटिलाइज करके सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल बनाए जाएंगे। और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल वो प्रोड्यूस किए जाएंगे फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल ऑफ अलगी, ये भी याद रखना। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल आर प्रोड्यूस फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग ऑयल ऑफ अलगी, समटाइम रेफर्स एट ऑयल गी, यानी कि ऑयल प्लस अलगी। तो अलगी से ऑयल एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल और डीजल के साथ। एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड शुगर केन हो गया दैट हैज कंटेंट ऑफ लिपिड्स फॉर साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल। तो ये हो गया। तो फोर्थ जनरेशन में आप देख सकते हो मॉडर्नाइज्ड टेक्नोलॉजी है बायोइथेनॉल प्रोडक्शन का, जिसमें आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
Now comes to the shorter news. Government brings in pre-pack resolution scheme for micro, small and medium enterprises. तो गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2021 को प्रोमulgate कर दिया है एंड इट विल अलाउ द यूज ऑफ प्री पैक्स एज एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर एमएसएमई अगर डिफॉल्ट होता है एमएसएमई के द्वारा अप टू ₹1 करोड़। एंड अगर हम बात करें प्री पैक एग्रीमेंट की या प्री पैक की, तो ये एग्रीमेंट है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डेप्ट ऑफ ए डिस्ट्रेस्ड कंपनी, यानी कि कोई कंपनी है जो डिस्ट्रेस हो गई, यानी कि वो लोन लिए थे लेकिन लोन पे करने में असक्षम हो रही है, तो ऐसे डिस्ट्रेस्ड कंपनी के डेप्ट के रिजोल्यूशन के लिए बेसिकली ये प्री पैक एग्रीमेंट है थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर आपको पब्लिक बिडिंग प्रोसेस से आपका रिजोल्यूशन नहीं होगा डेप्ट का, बल्कि जो एग्रीमेंट के माध्यम से होगा, जो करे जाएंगे बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। And under the provision, creditors will be permitted to take a pre-packaged resolution plan for MSMEs for approval before the National Company Law Tribunal. एंड इससे पहले क्या होता था, वो ओपन बिडिंग सिस्टम कर देते थे और जो आपके बिडिंग करके पैसे आए उससे वो अपना डेप्ट चुका लेते थे। और आप देख सकते हो अभी क्या होगी, प्री पैकेज रेजोल्यूशन प्लान तैयार की जाएंगी फॉर एन एमएसएमई फॉर अप्रूवल बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एज अपोज टू ओपन बिडिंग सिस्टम एज एंटर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये है आपका प्री पैक रेजोल्यूशन स्कीम। एंड नाउ वी हैव द एक्सरसाइज ला पेरोज। तो ये जो एक्सरसाइज ला पेरोज है ये न्यूज़ में आई है और आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जा रही है फ्रेंच नेवी के द्वारा, इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया है। अदर पार्टिसिपेंट देख सकते हो, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी यानी कि RAN, जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड यूनाइटेड नेवी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। तो इन सब के साथ भारत ने भी ज्वाइन कर लिया है इन द फेमस मल्टीलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज ला पेरोज। एंड जो पार्टिसिपेशन है बाय द इंडियन नेवी इन द एक्सरसाइज वो डिमोन्स्ट्रेट करती है द शेयर्ड वैल्यूज with friendly navies, ensuring freedom of seas and commitment to an open, inclusive Indo-Pacific and a rule-based international order. And we have the places in news, ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आई है और उसका नाम है सेरोजा। कहाँ पर, तो ईस्ट तैमूर में। ये देख सकते हैं, ये आप ईस्ट तैमूर आपका ये टेरिटरी है और ये आपका यहीं पर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन सेरोजा इसे हिट किया है। एंड ईस्ट तैमूर की बात करें तो ये आइलैंड कंट्री है, कहाँ पर, ईस्टर्न लेसर सुंदा आइलैंड में एट द सदर्न एक्सट्रीम ऑफ मलाया आर्किपेलागो। तो ये आप देख सकते हो, ये मलाया आर्किपेलागो है एंड यहाँ आपका ईस्टर्न तैमूर लेसर स्टेट है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय तैमूर सी टू द नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड द वेटेड स्ट्रेट टू द नॉर्थ एंड ओम्बाई स्ट्रेट टू द नॉर्थ वेस्ट एंड दिल्ली इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी एज वेल। एंड ईस्ट तैमूर इज एक्सट्रीमली माउंटेनियस। तो फिजियोग्राफी भी हमने देख लिया कि एक्सट्रीमली माउंटेनियस आपको मैप्स में क्लियरिटी तभी आएगी जब आप खुद एटलस मैप खोलेंगे और ईस्ट तैमूर के लोकेशन आप हाईलाइट करेंगे और आप देखोगे कि यहाँ तैमूर सी है एंड वी हैव द इंडोनेशियन लोकेशन देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की डिस्कशन। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।